So this is lecture number 2 of fluid mechanics, and in this part we will complete with the topic elasticity, and in next lecture we will start with surface tension, right? So आइए स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं हम इलास्टिसिटी के बारे में। सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में। तो ये लास्ट क्लास में भी बताए थे कि जो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को लिख लीजिए ई इंटू स्ट्रेन। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। तो स्लोप जो होगा वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ हम विद इन इलास्टिक लिमिट बनाते थे, ठीक है। सिमिलरली हम अगर ग्राफ बनाते हैं फोर्स वर्सेस इलॉन्गेशन में, फोर्स वर्सेस इलॉन्गेशन में ग्राफ बनाते हैं, तो सुनिए कैसे ग्राफ बनेगा। आपको पता है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन को लिखते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको जब आप अरेंज करते हैं तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो अब क्या करना है, फोर्स वर्सेस इलॉन्गेशन मतलब फोर्स वर्सेस डेल्टा एल में ग्राफ बनाना है। तो आप इसको अरेंज करिएगा तो वाई ए अपॉन एल को ऐसे लिख लीजिए और डेल्टा एल ऐसे। तो फोर्स वाई एक्सिस पे, डेल्टा एल एक्स एक्सिस पे। तो जो स्लोप है फोर्स वर्सेस इलॉन्गेशन कर्व का, तो स्लोप किसके बराबर आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एरिया अपॉन लेंथ के बराबर। तो स्लोप इसके बराबर आएगा और ग्राफ अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कैसे ग्राफ बनाए हैं दोनों में याद रखिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, फोर्स और एक्सटेंशन यानी कि लोड और एक्सटेंशन। लोड मतलब फोर्स, तो फोर्स और एक्सटेंशन में आपको दो कर्व गिवन है दो वायर के लिए, ए और बी के लिए, और बोला है ए और बी के लिए डायमेंशंस यानी कि एरिया और लेंथ जो है वो सेम है, और बोला है कि दोनों वायर का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। मटेरियल डिफरेंट मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट है। ए के लिए वाई ए दिया है, बी के लिए वाई बी गिवन है। तो आपसे वाई और वाई बी में रिलेशन है। तो पहले आप इस ग्राफ को रीड करिए, फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ, फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ। तो इसमें बताइए ए और बी में से किसका स्लोप ज़्यादा है, किस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा। देखिए ए का थीटा इतना है, बी का थीटा इतना है, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, यानी स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। अच्छा, अभी आप पढ़ के आए हैं कि फोर्स और एक्सटेंशन में जो ग्राफ होता है, फोर्स और एक्सटेंशन में जो ग्राफ होता है उसका स्लोप वाई ए अपॉन एल के बराबर आता है। पढ़ के आए हैं अभी आप। देखिए डायमेंशन सेम है यानी कि एरिया और लेंथ सेम है, तो स्लोप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वाई ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा, ए का, इसलिए ए का वाई ज़्यादा बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक कॉपर वायर है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, और उसमें जो बेसिकली जब इस कॉपर वायर को हम एक वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वायर में चेंज किए लेंथ वायर में। तो जब उसको खींचते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो है डेल्टा एल। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो अभी आप ये पढ़ के आए हैं फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ होता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आया कैसे, हाँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको अरेंज करते हैं तो ये आता है। अब आप क्या करिए, इस फॉर्मूले में एल से मल्टीप्लाई करिए, एल से डिवाइड करिए, तो ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ आ गया फोर्स इंटू एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फिक्स दे रखा है यानी वॉल्यूम, फोर्स फिक्स दे रखा है फोर्स फिक्स, तो यानी कि जो चेंज इन लेंथ है वो एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप चेंज इन लेंथ और एल स्क्वायर में ग्राफ बनाइएगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन इसी से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इलॉन्गेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो मान लीजिए ये आपके पास रॉड है, तो रॉड में देखिए हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, तो टेंशन हर पॉइंट पे अलग होगा, जिसके कारण से इस टेंशन की वजह से जो रॉड में इलॉन्गेशन आएगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है।
अच्छा, अगर हम इस रॉड पे x डिस्टेंस पे जाकर के, अगर हम x डिस्टेंस पे जाकर के यहाँ टेंशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, टेंशन बेसिकली इस x डिस्टेंस पे जाकर के इस छोटे से पार्ट के ऊपर हम टेंशन लिख रहे हैं, तो नीचे लगेगा mg इस छोटे से पार्ट के लिए और ऊपर लगेगा टेंशन। अच्छा, ये मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर पूरा रॉड का लेंथ l था तो मास m होगा, 1 था तो लेंथ m/l, अगर लेंथ x है तो मास इसका हो जाएगा m/l इंटू एक्स। तो इस छोटे से पार्ट का जिसका हम टेंशन कैलकुलेट करेंगे उसका मास आ गया m/l इंटू एक्स। तो वेट कितना लगेगा mg, तो ये पूरा आ गया वेट। अच्छा, सिंस ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन m/l इंटू एक्स इंटू जी के बराबर आ गया, तो ये आ गया टेंशन। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है डेल्टा एल और बेसिकली यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से जो फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ से यहाँ डेल्टा एल निकालते थे इसमें, तो ये फोर्स के जगह आप क्या डालिएगा? हाँ, ये टेंशन डालिएगा। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस dx लेंथ के लिए, इस छोटे से लेंथ के लिए, इसको जूम करके ऐसे दिख रहे हैं, इस dx एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है, तो इसका जो इलोंगेशन होगा, वो इलोंगेशन क्या होता है? डेल्टा एल। तो dx के लिए जो इलोंगेशन होगा वो डेल्टा dx होगा, क्योंकि लेंथ हम dx लेके चल रहे हैं। तो अब आप देखिए डेल्टा एल इलोंगेशन किसके बराबर है? डेल्टा dx के बराबर, फोर्स टेंशन के बराबर, और लेंथ dx लेके चले हैं और ay। जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, टेंशन की जगह ये वैल्यू डालिएगा, देखिए तो आपके पास जो इलोंगेशन है अंडर इट्स ओन वेट, रॉड का अंडर इट्स ओन वेट, उसका फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू mg अपॉन ay इंटू l/2। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था आप इससे कंपेयर करिए। ओरिजिनल फॉर्मूला था फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ भी फोर्स mg है और ay नीचे है, पर यहाँ लेंथ के जगह पे l/2 लेके चले। इसका मतलब ये फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन से। पर हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? सुनिए, मान लीजिए ये रॉड आपने यहाँ से हैंग करके रखा है, तो आपको पता है इस रॉड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वेट, वो सेंटर से लगेगा mg। अगर पूरे रॉड का लेंथ l है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? l/2। तो इस रॉड पे जो फोर्स लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? l/2 डिस्टेंस पे। तो l/2 डिस्टेंस पे लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे जो डेल्टा एल यूज करेंगे, फोर्स लगा mg कितने लेंथ पे? l/2 लेंथ पे अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अरेंज करिएगा तो ये जुगाड़ है, जुगाड़ फॉर्मूला, पर आता है इंटीग्रेशन से। सो शॉर्टकट क्या कहता है? रॉड है, रॉड के सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे mg लगा l/2 डिस्टेंस पे, तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला था। जो कैसे आता था वो मैंने आपको बताया। तो फोर्स लग रहा है mg कितने डिस्टेंस पे? l/2 डिस्टेंस पे, तो ये देखिए आ गया आंसर। ठीक है, ये इलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट, ये इतना आ गया। अब आप क्या होता है, ये जो मास होता है, मास होता है वॉल्यूम अपॉन, सॉरी वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से मास को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, तो ये मास के जगह पे आप ये भी डाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, बोला है कि एक रबर का रोप है जिसका लेंथ है 8 मीटर और ये सीलिंग से हैंग कर रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट। आपको गिवन क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है और जी गिवन है। तो अभी आप पर क्या है कि एक रॉड का अंडर इट्स ओन वेट जो इलोंगेशन आता है वो फोर्स यानी कि mg के बराबर, लेंथ l/2 जुगाड़ से हम देखे थे, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए मास के जगह क्या लिख सकते हैं? अभी आप देख के आए, वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो मास को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, तो वो डाल दिए g इंटू l/2, एरिया से एरिया खत्म, l² रो इंटू जी अपॉन 2y। ठीक है, तो सारा वैल्यू आपको पता है, डालिएगा आंसर आएगा। सो रॉड का ड्यू टू इट्स ओन वेट, उसमें जो इलोंगेशन आता है वो आता है mg l/2 अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से मास आ गया एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, तो मास के जगह ये डालिए, एरिया एरिया खत्म, तो ये चेंज इन लेंथ यानी कि इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू ओन वेट डेंसिटी के फॉर्म में ये आ गया। ये क्या है? लेंथ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, डी क्या है? डेंसिटी। नेक्स्ट हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको के या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी जो टर्म है विद इन इलास्टिक लिमिट ही इसको हम डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसी को बुलाते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर के बराबर होता है, और वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ एक नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं इसको समझिए। जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा, मान लीजिए एक स्फीयर है, उसके चारों तरफ आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव आएगा। पर बल्क मॉडुलस एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पॉजिटिव रखना है, इसलिए यहां हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बी या के से डिनोट करते हैं, बी को ऊपर ले जाइए तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से आप डेल्टा वी अपॉन वी लिखिए तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन बी। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन प्रेशर। और बी क्या है? बल्क मॉडुलस, बी को हम के भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बल्क मॉडुलस का ही उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दे देगा, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर अपॉन न्यूटन और पास्कल इनवर्स। और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, चेंज इन लेंथ होता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी हम बहुत बार डिराइव कर चुके हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके रीड करिए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर को हम सी में क्या करते हैं? 1 किलोमीटर नीचे ले जाते हैं। तो आपको पता है जब इस स्फीयर को सी में नीचे ले जाइएगा तो इस पे चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने के कारण इसका जो वॉल्यूम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आपको बोला है कि वो जो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है डेल्टा वी अपॉन वी, वो है 0.01%, यानी कि 0.01 डिवाइडेड बाय 100। तो आपसे पूछा है बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ स्फीयर बताइए, यानी बल्क मॉडुलस बताइए। डेंसिटी आपको वाटर का दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी दे रखा है 980 सेंटीमीटर पर। तो अभी आप ये फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा वी आपको दे रखा है, डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, जब आप एक स्फीयर को सी के 1 किलोमीटर ले जाते हैं तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा? रो जी एच, पहले भी पढ़ के आए। तो यहाँ हाइट किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए 1000, डेंसिटी को आप लेके चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10³ केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, और जी को लिखेंगे 9.8, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ओशन है, और ओशन का जो डेप्थ आपको गिवन है वो है 2700 मीटर, और आपको बोला है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है। आपको पता है कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, और डेंसिटी आपको वाटर दे रखा है 10³ केजी मीटर पर क्यूब। तो आपसे पूछा व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन एट द बॉटम ऑफ द ओशन, यानी कि आपको डेल्टा वी अपॉन वी पूछा है। तो अभी आप ये फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन बी। जब आप ओशन में 2700 मीटर नीचे जाइएगा, चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? रो जी एच, और 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेसिबिलिटी के बराबर होता है, तो 1 अपॉन बी को हम सी लिख सकते हैं। सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एच 2700 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है 10³ केजी मीटर पर क्यूब, जी आपको 9.8 लेना है, तो आपको डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ।
देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि बल्क मॉडुलस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का बी गिवन है और उसको यूनिफॉर्म प्रेशर उस पर सब्जेक्ट करते हैं, तो आपको बताना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो देखिए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और जब आप एक स्फीयर पे प्रेशर लगाते हैं तो उसमें जो चेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा वी अपॉन वी लिखेंगे, 3 को आगे लिखे आएंगे डेल्टा आर अपॉन आर, और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी के जगह पे आप ये लिख सकते हैं क्योंकि आपको फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस ही पूछा है, माइनस प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस, तो इस 3 को नीचे लेके आइए तो डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा। प्रेशर पी आपको लगाया है, बल्क मॉडुलस बी गिवन है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा P/3V। नेक्स्ट जो हम टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट हम डिफाइन करते हैं। ईटा क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। देखिए शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। मान लीजिए ये एक क्यूब है, इस पोर्शन को आपने क्लैंप कर दिया, ऊपर से आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? अपर फेस का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और मान लीजिए अगर इस ट्यूब का लेंथ L है और डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ L, तो यहाँ से ये जो थीटा है यही तो शियरिंग स्ट्रेन है, तो इसमें tan थीटा जब आप लगाइएगा तो वो L अपॉन L आएगा। L क्या है कि कितना शिफ्ट किया, तो अपर फेज का कभी कभी डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है कि कितना डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से tan थीटा लगा करके आ जाएगा। तो यहाँ से जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो आएगा शियरिंग स्ट्रेस, मतलब जो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन, और tan फाई को आप लिख सकते हैं क्या? स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। स्मॉल l आना चाहिए। स्मॉल l क्या है कि कितना अपर फेज का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, L क्या है? लेंथ ऑफ द जो इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि बेसिकली आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 4000 न्यूटन है, सेम है। तो क्या होगा कि यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल l, तो आपको यही स्मॉल l बताना है, और आपको शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 8 × 10⁻10 पास्कल। तो कैसे करेंगे? अभी अभी आप पढ़ के आए हैं, ईटा शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को लिखेंगे एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन, और tan फाई को क्या लिखेंगे? स्मॉल l अपॉन l। लेंथ आपको गिवन है 25, स्मॉल l निकालना है, शियर स्ट्रेन भी गिवन है, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बस आंसर आएगा। फोर्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है। नेक्स्ट एक टर्म होता है पॉइजन्स रेशियो, ये भी विद इन इलास्टिक लिमिट डिफाइन करते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप एक ट्यूब को नीचे खींचते हैं तो एक तो ट्यूब का लेंथ में इंक्रीज होता है, इसको बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और दूसरा क्या होगा, ट्यूब का रेडियस डिक्रीज होगा, इसको बुलाते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को पॉइजन्स रेशियो बुलाते हैं। लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमीटर, यानी कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, माइनस लगाते हैं, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लेंथ में जो चेंज है, डेल्टा L अपॉन L। तो यहाँ से अरेंज करिएगा तो आपके पास आंसर आएगा। एक ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो पॉइजन्स रेशियो होता है, थ्योरेटिकल लिमिट होता है उसका लेस देन इक्वल टू 0.5 या ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक्सपेरिमेंटल लिमिट होता है लेस देन इक्वल टू 0.5, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, कॉपर और स्टील के लिए। ये एक और याद रख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो में ये याद करना है। तो ये रिलेशन है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 3 × K क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 1 - 2 × सिग्मा, सिग्मा क्या है? पॉइजन्स रेशियो। तो ये 3 रिलेशन वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा देखिए, सिर्फ याद करना है, ठीक है। एक और टर्म होता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। एक सॉलिड में 2 एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है, और इसी को बुलाते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको Ka से डिनोट करते हैं। Ka होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू R0। R0 क्या है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये 2 याद होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अभी आप रॉड में इलोंगेशन पढ़ रहे थे और जो आप वर्क एनर्जी पावर में स्प्रिंग पर क्या है,
इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या एनालॉजी है, उसको देखते हैं। देखिए, जब आप एक स्प्रिंग को एक फोर्स लगा के खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो चेंज आता है लेंथ में डेल्टा एल, तो वहाँ जो स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं, चेंज आया डेल्टा एल तो फोर्स इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन जब आप एक रॉड को फोर्स लगा के खींचते हैं तो रॉड में जो चेंज इन लेंथ है, अगर रॉड का एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है, रॉड का लेंथ एल है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो ये फॉर्मूला आता है और यहां से फोर्स आ गया ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब आप इस दोनों को कंपेयर करिए। तो जब आप इस दोनों को कंपेयर करिएगा तो जो के है, के जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए वाई अपॉन एल। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ए क्या है? एरिया। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इसके बराबर आ गया। और आपको पता है जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली जब आप रॉड को खींचिएगा तो रॉड में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, पर के जगह पे आप ये लिखिएगा। तो इस दोनों को कंपेयर करके हम के पता कर लिए। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो रॉड में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा हाफ के जगह पे ये लिखेंगे और एक्स की जगह पे डेल्टा एल का स्क्वायर। तो के का ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कैसे आया? सिंपल सा, ये आपको पता है, इससे कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जब आप वर्क पावर एनर्जी में क्या करते थे, एक स्प्रिंग है जिसका K1 है और एक दूसरा स्प्रिंग है उसका है K2। तो आप इसको क्या करते थे? अलग अलग अरेंजमेंट करते थे। कभी इसका सीरीज अरेंजमेंट कर देते थे, कभी इसका पैरेलल अरेंजमेंट कर देते थे। तो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट करने से आपको पता है के का फॉर्मूला क्या होता था। जैसे आप देखिए, दो रॉड को हमने ऐसे कनेक्ट किया है, दोनों रॉड का लेंथ आपको गिवन है, एरिया और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है। तो ये दो रॉड कैसा है? दो स्प्रिंग जैसा है। दोनों स्प्रिंग का, एक स्प्रिंग का K1 एक स्प्रिंग का K2। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब दो स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से आप के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। के जगह पे ए वाई अपॉन एल रखिएगा हर एक रॉड के लिए। ठीक है, सिमिलरली दो रॉड को जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हर एक रॉड का देखिए आपको ए वाई और एल गिवन है, तो आप इसको स्प्रिंग से कंपेयर कर लीजिएगा। स्प्रिंग में K1 इसके बराबर होगा सबका, और बेसिकली स्प्रिंग में जो होता है पैरेलल कनेक्शन में के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, तो सबका डाल दीजिएगा। अच्छा, कुछ फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। देखिए, अभी आप पढ़ के आए हैं कि रॉड में जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख लीजिए। अच्छा, अब आप देखिए जो के एक्स है, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो के एक्स के जगह पे फोर्स डाल दीजिए, और एक्स क्या है? इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन कितना? डेल्टा एल। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ फोर्स इंटू इलॉन्गेशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फिर आप पढ़ के आते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स लिखते हैं के इंटू एक्स। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक फोर्स के जगह पे आप स्ट्रेस इंटू एरिया लिख सकते हैं। फोर्स के जगह पे स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू इलॉन्गेशन, और फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, और डेल्टा एल चेंज इंटू लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन के बराबर आ गया। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को नीचे लेके आइएगा तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी बुलाते हैं, वो आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बुलाते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे यहाँ से आता है। जैसे वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हमने एक लॉन्ग वायर जिसका लेंथ L से उसको सस्पेंड किया है। अब इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा वो L प्लस L हो गया। तो पहले लेंथ L था, बाद में L प्लस L हो गया। तो इलॉन्गेशन टोटल कितना हो गया? L के बराबर।
तो आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बताइए इस वायर में, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ फोर्स इंटू इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन एल रखेंगे, फोर्स लगा mg, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बोला है कि एक वायर है जिसका लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y है। तो आपको बोला है कि जब हम इसमें फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच करते हैं तो कितना वर्क डन हुआ। तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग से एनालॉजी करिए, स्प्रिंग का एनालॉजी लीजिए, तो वर्क डन हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अभी आप पढ़ के आए, के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो बस आंसर आ गया। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जब आप एक वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में जो ग्राफ बनता है वो एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ होता है, पर हमें ग्राफ को रीड करना आना चाहिए और ग्राफ में हर एक पॉइंट का क्या मतलब है वो हमें पता होना चाहिए। तो जब आप एक वायर को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में ये ग्राफ बनता है ऐसे कर्व। अब आप देखिए जो O से A वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस O से A वाले पार्ट को हम बुलाते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सारा याद होना चाहिए। अब क्या है, इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में मतलब O से A वाले रीजन में यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, और हुक्स लॉ फॉलो होने का मतलब क्या है कि जब आप इस वायर को स्ट्रेच करिएगा और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा तो वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए। तो ये O से A वाला रीजन है जहां पे स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अब आप देखिए ये जो O से B वाला रीजन है, जब आप A से B तक जाते हैं तो O से B वाले रीजन को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है कि जब आप एक वायर को स्ट्रेच करिएगा और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाइएगा तो वायर अपने ओरिजिनल स्टेट पे आएगा तो सही, पर वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। कौन से रीजन में, A से B रीजन में। इसीलिए OB पॉइंट को हम O से B तक को बुलाते हैं इलास्टिक लिमिट। B वो पॉइंट है जहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पे ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, बट स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो देखिए टिल A यानी O से A तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड फ्रॉम A टू B यानी A से B तक इफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड देन वायर कम्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, बट हेयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, सो O से B तक रेड वाला पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट हम पढ़ेंगे। फिर आप देखिए C पे आइए, C को बुलाते हैं हम यील्ड पॉइंट। C को क्या बुलाते हैं, यील्ड पॉइंट। देखिए C पॉइंट पे क्या होता है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाइएगा तो एक छोटा सा स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो एज वी गो बियॉन्ड पॉइंट बी से बियॉन्ड गए, देन इवन फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज, एंड दिस type of behavior is observed around point C, and at this stage wire begins to flow like a viscous fluid on point C is called as yield point. फर्दर आप स्ट्रेस बढ़ाइए तो फर्दर स्ट्रेस बढ़ाने से क्या होगा, जिस वायर पे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं ये वायर ही ब्रेक कर जाएगा, और इस पॉइंट D को हम बुलाते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या इसको अल्टीमेट पॉइंट बुलाते हैं। ठीक है, सो if the stress is further increased then wire breaks off at point D called breaking point। ठीक है, और D से E पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट बुलाते हैं। अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये CD पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस CD पॉइंट जो है ये लार्ज है, अगर CD पॉइंट लार्ज है तो ये डक्टाइल मटेरियल को बताता है। लेकिन अगर CD पॉइंट स्मॉल है, जैसे यहां से देखिए CD पॉइंट छोटा है, तो ये ब्रिटल मटेरियल को बताता है। सो अ मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक रेंज कहां से कहां तक है, C to D is relatively high is called ductile material. These material gets permanently deformed before breaking, and the material for which plastic range is relatively small are called brittle material.
these material breaks as soon as elastic limit is crossed. अब एक क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पार्टिकल है A जिसका मास है 2 kg और यहाँ से हमने इसको रेस्ट से रिलीज किया है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ वायर ड्यूरिंग सब्सटीक्वेंट मोशन। मतलब जब इस पार्टिकल को आप यहाँ से छोड़ते हैं तो मैक्सिमम इलोंगेशन बताना है कहाँ पे होगा। तो आपको पता है जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इस पार्टिकल में जो कनेक्टेड है वायर से उसमें टेंशन मैक्सिमम होगा। और आपको पता है एनएलएम से कि टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होता है। तो इलोंगेशन मैक्सिमम कहाँ होगा? देखिए इलोंगेशन का फॉर्मूला पर क्या है, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलोंगेशन मैक्सिमम कब होगा? जब फोर्स यानी कि टेंशन मैक्सिमम होगा। और इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा और यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन एल। अब यहाँ पे वी वेलोसिटी भी निकालना है इस पॉइंट पे, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। यहाँ पे से रेस्ट से रिलीज हुआ था तो 0, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgl लेंथ के बराबर, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया। आपको देखिए स्ट्रिंग का लेंथ दिया है, एरिया गिवन है, y भी गिवन है, तो सारा इसमें डालिएगा तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा। इस टेंशन को आप यहाँ रखिएगा, आपको डेल्टा एल आ जाएगा।